हेलो स्टूडेंट्स। कल थोड़ी सी एक लग रहा था, मालूम नहीं इसमें जैसे इसमें थोड़ी सी गई ना फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मालूम नहीं कैसे, या तो माइक में हो सकती है, इसको देखेंगे तो हो सकता है। ये कल मैंने भी देखा था वीडियो, तो थोड़ी इसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। एक कल का ही लिखा हुआ है, फिर भी इसको एक बार रिपीट कर देते अपन, क्योंकि पहले मैंने भी चेक किया ना, तो थोड़ी कल चेक करेंगे इसको, माइक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए अपन एक बार रिपीट करता हूँ मैं। संध्या जो है 3 प्रकार की है। एक कल का ही लिखा हुआ है जो कल समझाया था ना आपको। तो संध्या जो है 3 प्रकार की। संध्या जानते हो, वह स्थान जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियां परस्पर मिलती है, वह स्थान क्या कहलाते हैं? संधियां कहलाते हैं, यानी कि जॉइंट्स। हमारे शरीर में कई प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, और इसी संधियों के कारण हमारे शरीर की जो है ना गतिविधियाँ होती है। अपन गति कर सकते हैं, तेज भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। ये सारी जो है संधियों के कारण होती है। तो इस हिसाब से जो संधियाँ 3 प्रकार की होती है ना। एक तो चल संधियाँ, आप देखो नाम से पता लग रहा है चल संधियाँ, अर्थात इसमें पूरी तरह से गति होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। और अचल संधियों में अचल संधियां, अचल संधियां ये क्या होती है? ये पूरी तरह से मतलब बंद रहती है, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई गति संभव नहीं होती है, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अचल संधियां। यानी इसमें जो अस्थियां होती है परस्पर क्या होती है? तंतु में संयोजी जो ऊतक होता है उससे जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है। इसको फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहते हैं। तो इसमें देखिए किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। उसका कारण क्या है? इसमें जो है तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा जो अस्थियां रहती है वह जुड़ी रहती है, यानी बीच बीच में क्या पाया जाता है? ऊतक पाया जाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। आंशिक चल संधियों में क्या होता है? इसमें आंशिक गति होती है, यानी कुछ गति होती है, पूरी तरह से नहीं इसकी तरह। ये तो संपूर्ण गति, इसको पूर्ण संधि भी कहते हैं, याद रखना। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संधि, पूर्ण संधि। पूर्ण संधि भी कहते हैं। जबकि जो अचल है इसका एक और नाम है स्थिर, स्थिर संधि भी कहते हैं इसको, स्थिर संधि भी कहा जाता है इसको। जबकि ये जो है आंशिक चल संधि, इसमें किसी प्रकार की कोई गतियां हो सकती है, अर्थात देखिए आंशिक गति होती है। और इसमें क्या होता है? तंतु में उपास्थि द्वारा परस्पर ये अस्थियां जुड़ी रहती है। भाई जॉइंट्स है ना, तो इसमें अस्थियां परस्पर तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हुई है। मेन तो अपन को हमको याद रखनी जो चीज़ें वो है, एक तो ये तंतु में संयोजी ऊतक पाया जाता है इसके बीच में, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गति संभव नहीं होती, दृढ़ हो जाती है, मतलब संधि दृढ़ जॉइंट्स पाए जाते हैं इसमें। दूसरा, इसमें आंशिक गति होती है, अर्थात इसमें क्या है? तंतु में उपास्थि पाई जाती है इसमें, यानी जो अस्थियां होती है ना, जैसे अस्थियां, ये अस्थियां, तो इसमें तंतु में तंतु में उपास्थि द्वारा परस्पर ये जुड़ी रहती है ये। और अब देखते हैं इसमें किसी प्रकार की, अभी इनका इंडिविजुअल रूप से बताएंगे। ये तो कंदुकलिका संधि, ये कब्जा संधि, यह दीर्घवर्तज संधि, और ये जो है इसका कोई प्रकार नहीं है, सिर्फ ये 3 प्रकार की होती है चल संधियां। एक तो कंदुकलिका संधि, कब्जा संधि और दीर्घ संधि। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की संधि है, इसमें उदाहरण आता है करोटी की सिवनियाँ, जो अभी समझा देंगे। आंशिक चल संधियाँ, इसमें जो संधियाँ हैं उनके उदाहरण है 3 प्रकार की संधियाँ हैं ये। एक तो प्यूबिक सिम्पाइसिस की कशेरुकाओं की संधि, और दंतकास्थियों के मध्य की संधि। तो इनका इंडिविजुअल रूप से चलते हैं ये।
पहली वाली संधि। नंबर 1 चल संधि। चल संधि इसको कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स। इसका दूसरा नाम क्या है? पूर्ण संधि भी कहते हैं। पूर्ण संधि अर्थात ऐसी संधि जिसमें अस्थियां पूरी तरह से गतिशील होती है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की गति संभव होती है, क्या कहलाती है? चल संधि कहलाती है। ये जो संधियां हैं ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कंदुक। खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि। तो देखिए ऐसी संधि जिसमें एक जो है बड़ी अस्थि रहती है, जिसमें एक गुहा पाई जाती है। ये जो गुहा है बीच में जो दिख रहा है ना आपको खड्डा, ये गुहा होती है और इस गुहा के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको साइनोवियल झिल्ली कहते हैं। साइनोवियल झिल्ली। साइनोवियल झिल्ली। इसके अंदर गुहा में एक द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव। तो ये तो बड़ी अस्थि होती है। इसमें एक छोटी अस्थि का जो गोल सिर है, छोटी अस्थि रहती है उसका गोल सिर, ये गोल सिर है। इस प्रकार से बड़ी अस्थि गोहा तो लिख ही दिया होगा, ये गोहा है। साइनोवियल गोहा। अब इसमें जाना जैसे साइनोवियल जो गोहा है वो किस में पाई जाती है? कंदुक खलिका संधि में पाई जाती है। ये छोटी अस्थि होती है, छोटी अस्थि ये। तो इसको बॉल सॉकेट संधि भी कहते हैं। इसकी कल्पना अपन बॉल से कर सकते हैं। ये सॉकेट है यानी गुहा है, इसके अंदर ये घूर्णन करती है यानी गति करती है। तो कंदुक खलिका संधि में क्या होता है कि इसमें एक जो बड़ी अस्थि की जो गुहा रहती है उसमें छोटी अस्थि का गोल सिर घूमता है इसमें, यानी गतिशील होता है। तो इसमें नाम ही क्या आता है इसका एक प्रकार से पूर्ण संधि, तो उसी दायरे में आ रही है। तो इसमें जो अस्थियां हैं पूर्णतः गतिशील हो जाती है। इस प्रकार से होगी कंदुक खलिका संधि। अब देखिए इस कंदुक खलिका संधि में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। एक तो अंश मेखला। अंश मेखला। दूसरा होता है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला। मैंने भी आज जो आपको चित्र बनाया था उसकी कल्पना इससे कर सकते हैं। देखिए जैसे ये कंधे की अस्थि है अंश फलक, इसकी ये गुहा है ग्लेनाइड केविटी। ये तो क्या है? अंश फलक। अंश फलक। ये ग्लेनाइड केविटी।
नाइड केविटी, और इसमें ये गोल सिर जो होमरस की जो अस्थि है ना, इसमें से बाहर निकलती है, तो ये होमरस है, होमरस। तो अंशमेखला की ये संधि होगी। ये जो देख रहे हो ना, ये बड़ी अस्थि और ये छोटी अस्थि, दोनों अस्थियों के बीच में क्या है, ये जॉइंट्स यानी कि संधि पाई जाती है। श्रोणि मेखला में देखिए, ये कौन सी है, ये अर्धांश है इसका, किसका, श्रोणि मेखला का एक अर्धांश, ये दूसरा अर्धांश। अर्धांश का मतलब आधा भाग। इसमें यह गुहा पाई जाती है, यानी इसका नाम, गुहा का नाम एसिटाबुलम केविटी, एसिटाबुलम केविटी। ये होमरस हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, तो इसका गोल सिर इस गुहा में फिट रहता है। तो देख लीजिए, इसमें वही कंदुकलिका के अंतर्गत है दोनों उदाहरण, एक तो अंशमेखला और एक श्रोणि मेखला। ये क्या है, फीमर, ये एसिटाबुलम केविटी। इनके बीच में जो द्रव भरा हो, तो आपको मैंने इससे पहले समझा देता है ना, आपने देखा होगा जैसे अर्थराइटिस में या वृद्धावस्था में बहुत समय जोड़ों का दर्द होता है या घुटनों का दर्द होता है, तो इस द्रव में कमी आ जाती है, यानी कि चिकनाहट, जो लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहन, स्नेहन भी बोलते हैं इसको, स्नेहन, ये अंग्रेजी में इसको लुब्रिकेंट कहते हैं। लुब्रिकेंट का काम कौन करते हैं, आयल्स जो होते हैं ना, ऑयल्स जिसको कहते हैं मतलब, तो ये स्नेह का काम करते हैं ये, तो लुब्रिकेंट का काम करते हैं। ये लुब्रिकेंट उम्र के अनुसार धीरे धीरे वृद्धावस्था में ना, या उम्र बढ़ने के कारण इस द्रव में कमी आ जाती है, घर्षण होने के कारण इनमें कई बार घाव हो जाते हैं अंदर, तो इस प्रकार की ये संधि है ये। तो कंदुकलिका में दो प्रमुख उदाहरण है ये। इसके बाद चलते अपन कब्जा संधि। कब्जा संधि, कब्जा संधि, इसमें देखिए, अर्थात ऐसी संधि जिसमें जो अस्थियां होती है केवल एक ही तल में और एक ही दिशा में घूम सकती है, एक ही तल में या एक ही दिशा में घूम सकती है, किसमें, कब्जा संधि में। अब इसके जब अपन उदाहरण देखें ना, यानी नाम इसका कब्जा संधि क्यों पड़ा, क्योंकि जो गेट होते हैं ना अपने दरवाजे, उसमें आपने देखा होगा जैसे गेट है, ये दीवार है, या दीवार की जो, जिसको अपन जैसे बार सोत बोलते हैं ना, ये गेट जिस पे लगा रहता है, तो यहाँ पर आप देखो कब्जे लगे रहते हैं, ये स्क्रू से ये टाइट रहते हैं। तो ये कब्जे क्या करते हैं, गेट को एक ही दिशा में खुलने देते हैं ये। तो कब्जा संधि में जो अस्थियां रहती है वह एक ही दिशा में गति करने देती है, तो इसलिए इसको नाम क्या है, इसका कब्जा संधि नाम है इसका। यानी इसमें जैसे गेट को अपन देखा जाए तो इसको खूंटी संधि भी कह सकते हैं, यानी हिंज संधि, जैसे कील या खूंटी है। अब इसमें ये जैसे ये डोरी बंधी हुई है, यहाँ पर बाहर लटका हुआ है, तो ये एक इसका अक्ष बिंदु है, तो ये सिर्फ इधर उधर ही गति करेगी। ये जैसे डोरी को यहाँ खींच करके छोड़ दिया जाए तो इधर उधर, ये बीच में जो अक्ष है ना वो उसकी इधर उधर गति करेगी। तो गेट भी देख लो, ये इसका ये अक्ष है, तो गेट को पकड़ेंगे तो इधर उधर ही गति कर सकता है, मतलब पलट करके उधर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की ये संधि होती है, कौन सी, कब्जा संधि। अब कब्जा संधि में मुख्य उदाहरण कौन कौन सी अपन को देखना है ये, हालांकि सब कल समझा दिया था, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम थी ना, उसके लिए ये थी।
नंबर 1 इसमें उदाहरण है मेन तो किसमें, कोहनी की संधि, कोहनी की संधि, कोहनी की संधि। ये आप देख सकते हो, ये जैसे ये कोहनी है तो इसकी संधि, तो आपने देखो इस कोहनी की संधि के कारण ये जो हाथ है केवल इधर ही आ सकता है, ये तो कील से तुलना करें ना ये अक्ष है तो सिर्फ इधर उधर ही गति हो सकती है इसकी, यूं नहीं कि हाथ पलट करके पीछे चल जाए, मतलब ये तो इसका एक तो कोहनी की संधि। दूसरा है घुटने की संधि, घुटने की संधि, घुटने की संधि। तीसरी, घुटने का मतलब समझिए आप, ये जो अपना पैर रहता है ना ये, तो इस टाइप से इसमें जो एक तो जैसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं ना ऊपर की तरफ तो फीमर और नीचे टीबिया फिबुला होता है ना, तो उसकी जो गति होती है मतलब वो तो घुटने की संधि होगी। और तीसरा इसमें अंगुलास्तियों की संधि, अंगुलास्तियों की संधि, अंगुलास्तियों की संधि। अंगुलास्तियाँ का मतलब ये उंगलियाँ देखिए, तो ये इधर गति कर रही है, यूं नहीं कि उंगलियां पलट करके पीछे चल जाए, तो इस प्रकार की ये गति हो रही है, ये इधर की तरफ ही हो रही है, तो अंगुलास्तियों की। और उसी प्रकार से अनुकपाल जो है ना अस्थिकंद उसकी, अनुकपाल अस्थिकंद की संधि, अनुकपाल अस्थिकंद की संधि। तो चौथी संधि देख इसमें क्या होता है, कल भी बताया था, ये जैसे खोपड़ी रहती है, इसका ये रंध्र यानी छिद्र होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी की जो है ना कशेरुका फिट होती है इसमें। तो इसमें यूँ भी था अनुकपालस्थिकंद की संधि यानी किसके बीच में बनती है, एटलस के बीच में। ये जो कशेरुका है ना रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुका है, आपको याद है 33 कशेरुकाएं पाई जाती है, इसमें से जो एक कशेरुका है कौन सी वाली, एटलस, एटलस। तो इस एटलस के ऊपर ये छिद्र होता है, इस एटलस के अंदर जो देख रहे हो ना, मतलब ये अंदर की तरफ द्रव भरा होता है, अंदर से खोखली रहती है, लेकिन ये जो छिद्र है ना, ये कपाल है, छिद्र यानी रंध्र, खोपड़ी का छिद्र उसमें फिट रहता है और यहाँ 2 बार पाए जाते हैं, जिसका नाम है अनुकपाल अस्थिकंद, अनुकपाल अस्थिकंद। तो ये जो खोपड़ी है, ये जो एटलस है यानी रीढ़ की हड्डी की कशेरुका, जिसको शीर्षधर कशेरुका भी कह देते हैं जैसे, हालांकि इसमें दो जो है ना कशेरुकाएं अंदर से क्या है जुड़ी होती है परस्पर, दोनों का कार्य होता है। तो जो अनुकपाल अस्थिकंद है, ये 2 गोले से दिख रहे हैं ना आपको, जब अपन जैसे गर्दन को यूँ घुमाएंगे, जैसे एक गर्दन है, अब यूँ कितना घुमाएंगे तो ये टच कर जाता है इसके, कौन सा, अनुकपाल वाले जो है ना उभार, इस जो एटलस है उसके टच कर जाए, इसलिए गर्दन को अपन पीछे की तरफ नहीं घुमा सकते हैं, तो इधर उधर ही घूमी। मैंने बताया था ना खूंटी संधि वाला, ये वाला उदाहरण, ये जो खूंटी या कील इस पर डोरी लटकी हुई है और डोरी लटकी हुई तो ये बार है, इस बार को यहाँ पर ले जा करके छोड़ दिया तो इधर उधर गति करेगा। तो यहाँ भी देख लो, ये जो अपना सिर है तो क्या करेगा, ये इधर ये उधर, इस प्रकार से खोपड़ी गति करती है, इस प्रकार इसकी संधि है। और अब चलते अपन दूसरे नंबर की संधि। दूसरे का नाम है अचल संधि, अचल संधि। नाम से पता लग रहा, इसका एक और नाम है अचल का, इसको स्थिर संधि भी कहते हैं,
स्थिर संधि, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। याद रहेगा, इसकी अस्थियों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, अचल संधि या फिर स्थिर संधि कहते हैं इसको। और ये जो संधि होती है इसमें क्या होता है, एक प्रकार से इसमें जो होती है ना अचल संधि में, इसमें क्या होता है बीच में उदाहरण क्या होगा इसका, और इसमें कौन से उत्तक पाए जा सकते हैं बीच में। तो आपने देखा होगा इसमें जो प्रमुख रूप से जो रहता है, तो उसमें क्या होता है, तंतु में संयोजी उत्तक पाया जाता है। कौन सा, तंतु में, तंतु में संयोजी उत्तक पाया जाता है। क्या है ये, दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक होता है। यानी ये उत्तक है ना, अस्थियों को परस्पर दृढ़ता से जोड़ देता है, यानी जॉइंट खुलते नहीं इसमें। तो अचल संधि में नाम से पता लग रहा है किसी प्रकार की कोई गति संभव नहीं है। और इसका प्रमुख उदाहरण क्या है, करोटी, करोटी या खोपड़ी, खोपड़ी की अस्थियों के मध्य, अस्थियों के मध्य की संधियां, अस्थियों के मध्य की संधियां। तो देखिए करोटी खोपड़ी के अस्थियों के मध्य की संधियां, इसमें देखिए ये खोपड़ी है, तो इसमें आरी के दांते के समान ये सिवनियाँ पाई जाती है ये, और ये सिवनियाँ जैसे आरी में के दो आरियों के दांते एक दूसरे में फंसा दिया जाए ना, उस प्रकार से फंसे हुए रहते हैं। तो खोपड़ी में कुल कितनी 8 अस्थियाँ पाई जाती है, 2 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सब क्या है, सिवनियाँ है ये। तो प्रत्येक अस्थि, आपने देखो खोपड़ी में किसी प्रकार की कोई गति होती है क्या, अपना एक स्थिर है खोपड़ी, जिसका जो आकार है वो फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। कारण क्या है कि अस्थियाँ तो चाहे 8 है, ऊपर की तरफ 8 जॉइंट है मतलब अपनी खोपड़ी के अंदर, लेकिन वो जॉइंट इस प्रकार से फंसे हुए, जैसे अपनी उंगलियाँ होती है ना ये, जैसे यूँ दांते हैं ये, तो इस प्रकार का जॉइंट बने हुए हैं, मतलब यानी अस्थियाँ दृढ़ता से, क्योंकि इसमें क्या है, तंतु में संयोजी उत्तक पाया जाता है, इसलिए दृढ़ता से जुड़ी रहती है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गति संभव नहीं होती है। इसमें एक और देखना, इससे पहले अपन ने जो पढ़ी थी ना चल संधि, चल संधि, तो चल संधि में अपन ने नंबर 1 पढ़ा था कौन सी, कंदुक खलिका, दूसरी कब्जा संधि, कब्जा संधि। तो इसका एक और प्रकार था, कल तो पढ़ा था अपन ने, वो इसमें छूट गया था, इसका नाम है दीर्घवर्तज संधि। तीसरी जो है दीर्घवर्तज संधि, दीर्घवर्तज संधि। तो आपने देखा था इसमें पूर्णतः गति होती है कंदुखलिका संधि में, यानी चल संधि के प्रकार है, लेकिन कंदुखलिका में पूर्णतः गति होती है, यानी खड्डे के अंदर या गुहा के अंदर गोल से पूरी तरह से घूमता है। कब्जा संधि में जो है, यानी इसका जो सामान्य भाषा में कहते हैं सभी तलों में गति होती है, और कब्जा संधि में एक ही तल में गति होती है, जबकि दीर्घवर्तज जो संधि है उसमें 2 तलों में गति होती है। कल बता देता आपको, 2 तलों में गति होती है, 2 तलों में गति। और इसका जो उदाहरण था वो क्या है, उदाहरण इसका उदाहरण था रेडियस व कार्पल के मध्य की संधि, कार्पल के मध्य की संधि ये। तो इस प्रकार से इसका जो है ना संधि बनती है। तो ये छूट गया था इसका तीसरा उदाहरण। वापस आ जाइए इस पर, अचल संधि नंबर 2 पे पढ़ रहे हैं अपन। ये कार्पल का मैंने समझा दिया, कार्पल जानते हो ना आप, देखिए यहाँ पर देख ले वापस, फिर इधर देखिए
ये आपको चित्र बनाते बनाते यूँ मानो कि याद हो गया ये क्या है, ये वही अंशफलक, ये गुहा कौन सी, ग्लेनाइट केविटी, ये होमरस का सिर, ये होमरस, ये कोनी, यहाँ से अस्थि निकली, ये दो अस्थियाँ होती है, यहाँ पर परस्पर, ये कार्पल, तो ये तो रेडियस ये वाली, ये अल्ना, और ये कार्पल। तो देख रहे हो ना आप, ये कलाई अपना जैसे यहाँ आते यूँ करके बताना पड़ेगा। तो इसको सीधा करें तो आप देखोगे जैसे यूँ कर लिया पर, तो ये बिना यहाँ से घूमे ये वाला जो हिस्सा है ना इस रेडियस पर, अब रेडियस कौन सी है, ये वाली इधर की, क्योंकि यूँ हाथ किया ना अपन ने जैसे, तो ये रेडियस है इधर से यूँ करके। अब यूँ पलट लिया जैसे, तो क्या हो जाएगा फिर, जब भी वो अस्थि यूँ आ गई, क्योंकि ज़्यादातर सर नहीं है, तो कहने का मतलब याद रखना कि जो रेडियस अस्थि होती है यानी रेडियस ये, तो इस पर ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा गति करता है। देखो ये देखना, अगर यूँ सीधा किया तो ये इस प्रकार से इधर भी गति होगी और इसकी इधर भी हो जाएगी ये। तो इसके बीच में क्या है, यानी रेडियस जो अस्थि है ना ये वाली इस पर ये वाला हिस्सा क्या है, फिसल जाता है। इसलिए इसमें क्या होती है, दो तलों में गति होती है, यानी इधर भी गति होती है उधर भी गति होती है, इस प्रकार से। करोटिका वही गैस का, यानी कि चल संधि जो होती है ना इसका अचल संधि का प्रकार। अब चल रहे अपन तीसरे नंबर की संधि, इसका नाम है आंशिक चल संधि। नंबर तीसरा, आंशिक चल संधि यानी इम्परफेक्ट जॉइंट्स, इम्परफेक्ट जॉइंट्स। क्या है विशेषता, इसका एक और नाम है अपूर्ण संधि भी कहते हैं इसको, अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि अब तो सबके नाम हो गए। देखो पहले वाले का क्या नाम था, चल संधि, तो उसका क्या नाम था, पूर्ण संधि। दूसरे वाले का क्या नाम था, उसका था अचल संधि, तो क्या नाम था, स्थिर संधि। यहाँ पर है आंशिक चल संधि, तो ये अपूर्ण संधि है। संधि तो है लेकिन अपूर्ण है, यानी इसमें अस्थियां पूरी तरह से गति नहीं कर पाती है, आंशिक ही गति कर पाती है। तो इसका ये रहेगा, यानी आंशिक गति होती है इसमें। और सबसे प्रमुख बात है, इसकी जो अस्थियां होती है उसमें क्या है, क्या पाया जाता है, तंतु में उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तंतु में उपास्थि पाई जाती है। तो ये तंतु में जो उपास्थि है ना उसके कारण इसमें सीमित गति होती है। गति तो होती है लेकिन क्या होती है, सीमित गति होती है। इसलिए ये इसके अंदर ज़्यादा तीव्रता से गति नहीं होती, धीमी या मध्यम गति होती है एक प्रकार से। तो इसका प्रमुख उदाहरण क्या जाएगा, नंबर 1। इसमें जो उदाहरण है वो प्यूबिस सिम्फाइसिस प्यूबिस सिम्फाइसिस की संधि, प्यूबिस सिम्फाइसिस की संधि। दूसरी कशेरुकाओं के मध्य की संधि, कशेरुकाओं के मध्य की संधि। और तीसरा इसका उदाहरण है
दंता कास्तियों के मध्य की संधि। तो इस प्रकार से ये 3 उदाहरण आते हैं इसमें। ये प्यूबिस सिम्पाइसिस वैसे अच्छी तरह याद हो गया, मतलब ये आप यूँ मानो कि दोबारा पढ़ रहे हो एक तरह से चैप्टर, ये वाला टॉपिक है प्यूबिस सिम्पाइसिस। समझ गए होंगे कौन सी वाली? श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला के जो अर्धांश पाए जाते हैं, ये जैसे ये अर्धांश, ये श्रोणि मेखला का ये दूसरा अर्धांश, ये दोनों अर्धांश परस्पर जुड़े रहते हैं ये, और इनमें उपास्थ्य और तंतु में संयोजक पाया जाता है बीच में। ये इसी भाग में वेजिना यानी योनि होती है। तो ये प्रसव के समय फैल करके चौड़ी हो जाती है। कौन सी? प्यूबिस सिम्पाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्पाइसिस यानी इसमें क्या है, नाम में देख रहे हो आंशिक गति, मतलब हल्की सी एक गति, यानी थोड़ा सा आगे स्थान दे देती है, प्रसव के समय स्थान दे देती है। किसको? शिशु को। तो इस प्रकार से शिशु का जन्म आसानी से हो जाता है। तो प्यूबिस सिम्पाइसिस ये। इसके बाद देखिए कशेरुकाओं के मध्य की संधि। कशेरुकाएं कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी में। कई बार क्वेश्चन आता है कशेरुकाओं का संबंध किससे? तो किससे होता है? रीढ़ की हड्डी से, यानी मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। तो देखिए जैसे ये पहली कशेरुका, ये दूसरी कशेरुका, या यूं करके मान लो जैसे ये कशेरुका, ये दूसरी वाली कशेरुका, ये तीसरी वाली कशेरुका। इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं पाई जाती है। इनके बीच बीच में स्पंजी गद्दियां पाई जाती है, ताकि एक अस्थि की दूसरी अस्थि से जब गति होए ना, तो इनके बीच में घर्षण उत्पन्न नहीं होए, या घर्षण के दौरान चोट नहीं लगे। किसके कारण? स्पंजी गद्दियों के कारण ये। इसलिए इसमें किसी प्रकार से कोई दर्द नहीं होता। लेकिन आपने देखा होगा, हाँ ये जरूर है, इसमें से क्या निकलती है? इसमें से मतलब ये मेरुरज्जु की जो ना नीचे वाली तंत्रिका वो निकलती है, रक्तवाहिनी निकलती है। इसलिए इन छल्लों में किसी प्रकार का अगर थोड़ा गैप आ जाए, या छल्ले जिनको बोलते हैं छल्ले ये वाले, तो ये अगर ये छल्ले खिसक जाए परस्पर, तो इसको क्या बोलते हैं? स्लिप डिस्क कहते हैं, या स्प्लोंडोलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लोंडोलाइटिस। तो ये बीमारी किसे, यानी स्लिप डिस्क और स्प्लोंडोलाइटिस किससे संबंधित है? ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं आंशिक चल संधियां। तो जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में देख रहे हो ना आप, कशेरुकाएं, कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है? आपको बताया था 33 कशेरुकाएं पाई जाती है, और बाद में वयस्क अवस्था में कितनी हो जाती है? 26 ही रह जाती है। तो ये जो कशेरुकाएं होती है उसके जो मध्य गति होती है कौन सी होती है? आंशिक। यूँ थोड़ी कर रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाएगा तो शरीर को इच्छा पड़े जैसे घुमा दे। आपने देखा होगा अपन एक्सरसाइज करते हैं ये वाली, जब इसमें जैसे यूँ करते हैं इस टाइप से एक्सरसाइज, अगर शरीर को सीधा किया, जैसे गर्दन यूँ है तो ये, तो इसका मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ा हल्का सा क्या है? कशेरुकाओं में गति हुई है, क्योंकि स्थान दिया है तो घूमने का। फिर इधर कर लिया अपन ने हाथ, तो यानी जो अस्थियां ये मतलब कशेरुकाएं है, थोड़ा हल्का इसमें क्या है? हलचल होती है। दूसरा, अपन जैसे ऊपर हाथ करके नीचे हाथों को टच कराएं जमीन पे, तो उसमें भी क्या होती है? ये स्थान देती है, यानी घूमने का स्थान देती है दूसरी इसको, इसलिए आंशिक गतियां होती है। इसके बाद आ रहा है दंताकास्तियों के मध्य की संधि, यानी जिसमें अपने दांत फिट हो रहे हैं, वो जो संधियाँ होती है वो भी क्या होती है? एक प्रकार से आंशिक चल संधियाँ होती है, यानी ऊपर का जबड़ा और नीचे का जो जबड़ा है उसमें जो अस्थियाँ हैं उसमें क्या है? आंशिक गति होती है। अपन यूँ थोड़े कि जैसे खाना खा रहे हैं तो अपना एक जबड़ा तो इधर खिसक जाए, एक जबड़ा इधर खिसक जाए, मतलब पूरी तरह से गतिशील नहीं होती। क्या और कारण क्या है?
आंशिक चल संधियाँ हैं ये, अर्थात इसमें क्या है, सीमित गति होती है। इस प्रकार की ये गतियाँ हैं ये। तो कल का ये रिपीट किया गया है। अगर आपको आवाज़ के कारण प्रॉब्लम आई होगी, समझ में आया, तो इसलिए दोबारा रिपीट कर दिया गया है। अब आज भी चेक करना पड़ेगा, जैसे आवाज़ आए तो फिर माइक चेंज करना पड़ेगा। बाकी कल पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर।